Hello friends, welcome back to my channel. Hope you all are doing good. आप सब अपनी हेल्थ का, अपनी स्टडीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हो, दोनों के साथ किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो। तो आज हम लोग अपनी मैक्रो इकोनॉमिक के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर के बारे में बात करेंगे, राइट। तो वो चैप्टर है हमारा नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। इसमें से थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल ज़रूर आते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि फ्यूचर में होने वाली अपडेशन जो है वीडियोज़ की, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का टॉपिक है हमारा नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। जब हम बात करते हैं नेशनल इनकम की, तो हमारे दिमाग में क्या चीज़ आती है? हमारे दिमाग में आता है कि हमारी कंट्री जो है, हमारी कंट्री की पॉपुलेशन की टोटल इनकम, मतलब हमारी कंट्री जो है वो कितना कमाती है, यहाँ के लोग जो हैं वो कितना अर्न करते हैं, क्या अर्न करते हैं। तो उस चीज़ को अगर हम डिफाइन करना चाहें उस कॉन्टेक्स्ट में, या फिर अगर हम इसको दूसरे कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन करना चाहें, तो हम बात करते हैं किसकी? इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। अगर आपको पता हो तो हम नेशनल इनकम को दो टर्म्स में डिफाइन करेंगे। दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो नेशनल इनकम है उसको स्टडी करेंगे। क्यों? क्योंकि कई बार लोगों को कंफ्यूजन रह जाती है कि हमने पढ़ा तो कुछ और होता है, लेकिन जब हम उसको प्रैक्टिकली देखते हैं तो वो चीज़ कुछ और होती है। लेट्स टॉक अबाउट इट नाउ। तो नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम earned by the normal resident of a country during the period of an accounting year, right? क्या बात करते हैं ये? नेशनल इनकम जो है सम टोटल किसका? फैक्टर इनकम का। अब देखो, हमारी कंट्री में अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कौन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो ये कहते हैं लैंड के बदले में मिलता है रेंट, लेबर को मिलती है वेजेस एंड सैलरीज, कैपिटल के बदले में मिलता है इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योरशिप को मिलता है प्रॉफिट। तो व्हाट दे से दैट जो ये हमारी फैक्टर इनकम है, ये रेंट, ये वेजेस, ये इंटरेस्ट और ये प्रॉफिट, इन सब का सम टोटल which is earned by the normal resident of the country. We will talk in detail about these two terms, right? क्यों? क्योंकि इस डेफिनेशन में ये दो टर्म्स ऐसी है जो हमें डिटेल में एक्सप्लेन करनी है, जिसके ऊपर हमें फोकस देना है, राइट? तो इन सभी के सम टोटल को अगर हम इन सभी के टोटल को अगर हम ऐड कर देते हैं, देन वट एवर द अमाउंट जो हमारे पास आएगा, दैट विल बी द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री, राइट? या अगर हम इसको बात करते हैं जीडीपी के बारे में, जीडीपी वर्ड आपने अपनी लाइफ में बहुत बार सुना होगा। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या होता है? मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज विच इज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री, राइट, इन अ पर्टिकुलर ईयर। वो हो गया। लेकिन जीडीपी और नेशनल इनकम में डिफरेंस होता है, राइट? क्या डिफरेंस होता है? जो नेशनल इनकम होती है, दिस इज द नेट मनी वैल्यू, ठीक है? मार्केट वैल्यू तो है सभी फाइनल गुड्स और सर्विसेज की, बट दैट विल बी द नेट। हम बाद में बात करेंगे कि ये जी जो ग्रॉस था और ये जो नेट है, इनमें डिफरेंस क्या है और ये कैसे आता है, राइट? दूसरी बात, गुड्स एंड सर्विसेज हो गई हमारी, उनकी मॉनेटरी वैल्यू को हमने काउंट किया। लेकिन कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज? जोन सी प्रोड्यूस की गई है बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। इसका मतलब क्या हो गया? दोनों डेफिनेशन में एक टर्म कॉमन है,
दैट इज नॉर्मल रेजिडेंट। हमें सबसे जो फोकस है वो करना पड़ेगा नॉर्मल रेजिडेंट के ऊपर, कि जो नेशनल इनकम है उसमें नॉर्मल रेजिडेंट की इनकम के अलावा किसी और की इनकम जो है वो नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक होगा वो होगा फैक्टर इनकम, और हम फिर थोड़े टाइम बाद इसमें बात करेंगे, व्हेन वी विल गो अहेड इन दिस चैप्टर, फिर हम बात करेंगे नेट मनी वैल्यू के बारे में, राइट, कि नेट का जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से आता है। तो अब सबसे फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, विच इज फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम का मतलब क्या होता है? फैक्टर इनकम का मतलब होता है द पेमेंट विच इज मेड बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट। देखो, आपको पता होगा कि जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है, दे आर द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट। ये जो है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये चारों जो फैक्टर सर्विसेज हैं इनके ओनर होते हैं हाउस होल्ड, राइट। ये हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है? प्रोड्यूसिंग सेक्टर को ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है, राइट। और रिटर्न में इनको क्या मिलती है? कोई पेमेंट मिलती है, और उसी पेमेंट को हम क्या बोलते हैं? फैक्टर इनकम बोलते हैं। फैक्टर इनकम हमारी चार तरह की होती है। इट इज क्लासिफाइड एज द फॉलोइंग। नंबर वन, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज किसको मिलता है और किसके बदले मिलता है? लेबर के बदले। हमने पढ़ा था ना, लेबर के बदले क्या मिलेगी हमें? वेजेस एंड सैलरीज, राइट। इनको डिटेल में पढ़ेंगे हम बाद में कि कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में क्या क्या चीज जो कंपोनेंट्स है वो आते हैं। लैंड के बदले मिलती है हमें रेंट और रॉयल्टी मिलती है, राइट। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग मंथली रेंट का सिस्टम जो है वो लगाते हैं, या कई बार हम लीज के ऊपर प्रॉपर्टी लेते हैं फॉर 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, 10 ईयर्स, राइट। तो उसमें हम क्या करते हैं? इन दैट केस वी पे द रॉयल्टी। नेक्स्ट, कैपिटल। अगर हम किसी का पैसा यूज करते हैं प्रोडक्शन करने में तो उसके ऊपर हम इंटरेस्ट पे करते हैं। जैसे अगर हम लोन लेते हैं बैंक से तो उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट पेमेंट करनी पड़ती है। उसके बाद जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके पास क्या जाता है? प्रॉफिट जाता है। तो जब हम इन चारों चीजों को, हमारी कंट्री में जितने भी लोग कॉम्पनसेशन अर्न करते हैं, रेंट एंड रॉयल्टी लेते हैं, इंटरेस्ट होता है, प्रॉफिट होता है, इन सबको जब हम ऐड कर देंगे वो क्या बन जाएगा? हमारी नेशनल इनकम, राइट। लेट्स फोकस ऑन द नेक्स्ट टर्म, नेशनल इनकम। ओके, उससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टर्म है विच इज ट्रांसफर इनकम। देखो, जो हमने पढ़ा नेशनल इनकम जो है इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, राइट। अब फैक्टर इनकम को तो हम इसमें इंक्लूड करेंगे, लेकिन एक और चीज होती है दैट इज ट्रांसफर इनकम। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम? ऑलवेज रिमेंबर द वर्ड कि जो ट्रांसफर इनकम होती है दीज आर यूनिलैटरल और वन साइडेड पेमेंट। मतलब क्या है? जैसे देखो, आप क्या कर रहे हो, आपने एक इंसान को अपनी हार्डवर्क, अपना लेबर प्रोवाइड किया, राइट। बदले में उन्होंने आपको रिटर्न में क्या दिया? कॉम्पनसेशन दिया, वेजेस, सैलरीज दी। आपने किसी को अपनी लैंड जो थी वो प्रोवाइड करी, उसने आपको रेंट दिया। आपने किसी को पैसा दिया, राइट, उन्होंने आपको इंटरेस्ट दिया। लेकिन जो ट्रांसफर इनकम होती है ये वन साइडेड होती है। मतलब आपको पैसा मिल रहा है लेकिन बदले में आप उनको किसी तरह की कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, राइट। अब ऐसी कौन कौन सी चीजें हो सकती है? बहुत सारी हो सकती है। जैसे कि क्या एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, आप बहुत डोनेशन करते हैं, हम लोग किसी एनजीओ वगैरह में जाकर, हमारे यहाँ पर मान लो क्या आ गई, कोई कैलेमिटी आ गई, नेचुरल कैलेमिटी आ गई, अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, फ्लड आ गया, राइट। तो उसमें क्या होता है, जो उसके विक्टिम्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, जैसे कपड़े वगैरह, खाना वगैरह प्रोवाइड करके मॉनेटरी हेल्प प्रोवाइड करते हैं, राइट। उसके अलावा क्या होता है, आप किसी को गिफ्ट देते हैं, है ना, गिफ्ट्स हम लोग पे करते हैं। तो डू वी गेट समथिंग इन रिटर्न? मैंने किसी फ्लड विक्टिम को खाना दिया तो क्या बदले में मुझे कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा, राइट। मैंने अपने किसी फ्रेंड को गिफ्ट दिया, राइट, तो बदले में मुझे कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो दीज आर वन साइडेड पेमेंट, कि आप एक तरफ से तो आपको मिल रहा है लेकिन इन रिटर्न यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग।
तो वो होती है हमारी ट्रांसफर इनकम। तो इनको जब भी नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं हम लोग, तो इनको काउंट नहीं किया जाता है। इसका एक और एग्जाम्पल है ओल्ड एज पेंशन, राइट। जो पीपल होते हैं हमारी कंट्री में 60 इयर्स अबव ऑफ एज, राइट, उनको क्या मिलती है, गवर्नमेंट की तरफ से ओल्ड एज पेंशन मिलती है। तो वो भी क्या है, उनके लिए ट्रांसफर इनकम है, राइट। दैट विल ऑल्सो बी नॉट काउंटेड व्हाइल एस्टिमेटिंग द नेशनल इनकम। जब भी हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे तो उसको भी क्या नहीं करेंगे, काउंट नहीं करेंगे। गॉट? So transfer income, they are also known as unearned income. Example, donation or charity, they are not included in the estimation of national income. एक और एग्जाम्पल इसका मुझे याद आया, स्कॉलरशिप, राइट। हम स्कूल में पढ़ने बच्चे जो टैलेंटेड होते हैं उनको क्या होता है, कंपनीज हैं या फिर स्कूल है, कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज है, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट उनको पढ़ाया जाता है। दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ फैक्टर, ट्रांसफर पेमेंट्स ऑफ, राइट, और उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है व्हाइल एस्टिमेटिंग द नेशनल इनकम। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टर्म था डिस्कशन का, दैट वाज नॉर्मल रेजिडेंट। हमने पढ़ा नेशनल इनकम जो है वो नॉर्मल रेजिडेंट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रही थी। तो व्हाट डू यू मीन बाय द नॉर्मल रेजिडेंट? नॉर्मल रेजिडेंट किसी भी पर्सन को नहीं माना जा सकता, सिर्फ उस पर्सन को माना जाएगा जो ये दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। नंबर 1 कंडीशन, दैट ही इज रिजाइडिंग इन अ कंट्री। नंबर 2, whose center of economic interest lies in that country। इसका मतलब क्या है, वो पर्सन वहां पर एक तो लाई कर रहा है और साथ ही साथ वो पर्सन, उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो भी उसी कंट्री में है। जैसे देखो, रिजाइड करने का मतलब आप हैं, मैं हूं, हम सब इंडिया में रह रहे हैं, है ना। तो इंडिया में रहने का मतलब क्या है, क्या हम यहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट हैं? यस। रिजाइड करने का मतलब क्या है, अ पर्सन रिजाइडिंग इन अ कंट्री फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर। मतलब कम से कम वो पर्सन उस कंट्री में 1 साल या उससे ज्यादा रहना चाहिए, is taken as ordinarily residing in that country, right? जरूरी नहीं है वो उस कंट्री के सिटीजन हो। फॉर एग्जाम्पल, हमारी इंडिया में सेलिब्रिटीज हैं, बॉलीवुड के बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जो हमारी कंट्री के ऑर्डिनरली रेजिडेंट तो हैं, लेकिन वो हमारी कंट्री के सिटीजन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अक्षय कुमार बोला जाता है, अक्षय कुमार जो है ही इज होल्डिंग अ कैनेडियन पासपोर्ट। आलिया भट्ट के लिए बोला जाता है शी इज होल्डिंग अ ब्रिटेन पासपोर्ट। इसका मतलब क्या है, दैट दे आर द सिटीजन्स ऑफ दोज कंट्रीज बट दे आर रिजाइडिंग इन इंडिया, राइट। 1 साल से उनको ज्यादा हो चुका है और वो क्या है, इंडिया में ही रिजाइड कर रहे हैं। सेकेंड, इकोनॉमिक इंटरेस्ट उनका यहाँ पर लाई करना है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ पर लाई करता है, जहां पर मैं सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कंडक्ट कर रही हूँ, जैसे प्रोडक्शन हो गया, कंजम्पशन हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। मीन्स वट एवर आई एम अर्निंग फ्रॉम दिस कंट्री। मैं अपनी जो एक्सपेंडिचर है वो भी इसी कंट्री में कर रही हूँ, मैं अपना फ्यूचर भी इसी कंट्री में देख रही हूँ, जो इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ वो भी इसी कंट्री में कर रही हूँ। ओवरऑल मेरी वजह से मेरी कंट्री को क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। अब जैसे अगर हम बात करते हैं इन सेलिब्रिटीज की, दो दे आर नॉट द सिटीजन बट दे आर द रेजिडेंट, तो इनको हमारी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो लोग क्या है, मूवीज इंडिया में ही करते हैं, इंडियन जो पीपल हैं, हम हैं उनकी ऑडियंस, हम उनकी मूवीज को देखते हैं, राइट। वो लोग अर्न करते हैं, हमारी कंट्री की गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, जिसकी वजह से हमारी कंट्री में और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये सब क्या है, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हमारी कंट्री में लाई करता है और वो हमारी कंट्री में ऑर्डिनरली रिजाइड भी करते हैं, एंड दस दे विल बी अ पार्ट ऑफ और दे विल बी कंसिडर्ड एज द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। होप यू हैव अंडरस्टूड। सो लेट्स टॉक अबाउट द एक्सेप्शंस। किन लोगों को इंडिया का या उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माना जाएगा अगर वो यहाँ पर 1 साल से कम रह रहे हैं या 1 साल से ज्यादा रह रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या है, उस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे। ऐसा कौन है? डिप्लोमैट्स एंड द ऑफिशियल्स ऑफ फॉरेन एम्बेसी, राइट। आपने एम्बेसी सुना होगा, फॉरेन एम्बेसी होती है।
क्या होता है, जैसे इंडिया की एम्बेसी है, वर्ल्ड की किसी भी कंट्री में हम ओपन कर देते हैं। अब ऐसा तो है नहीं वहां पर 1 महीना स्टार्ट करी और फिर हम छोड़ देंगे उसको, नो, इट विल बी दैट। तो वहां पर कौन होंगे, हमारे डिप्लोमैट्स होंगे, हमारे ऑफिशियल्स होंगे काम करने के लिए, तो वो उस कंट्री में रिजाइड करेंगे। हो सकता है उनको 1 साल से ज्यादा भी रहना पड़ जाए, 1 साल से कम भी रह सकते हैं। तो वो पर्सन चाहे वहां पर रिजाइड कर रहे हो, बट स्टिल दे विल नॉट बी कंसिडर्ड एज द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री, राइट। जिस भी एम्बेसी में वो हैं, वो वहीं के ही क्या माने जाएंगे, रेजिडेंट माने जाएंगे। जैसे अगर इंडिया में मान लो कैनेडियन एम्बेसी है और उसमें जो काम करने वाले लोग हैं, डिप्लोमैट्स हैं, वो कनाडा से हैं, तो वो इंडिया में बेशक से रह रहे होंगे, लेकिन वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे। नेक्स्ट, कमर्शियल ट्रेवलर्स हैं, टूरिस्ट हैं, स्टूडेंट्स हैं। आपने खुद देखा होगा बेटा कि हमारे यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं जो घूमने के पर्पज से एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज में जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से अब्रॉड जाते हैं, अब्रॉड स्टडी करते हैं। वो वहां पर क्या होता है, 3 साल की ग्रेजुएशन की डिग्री है, पीएचडी करने जा रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं, राइट। तो उनको वहां पर 1 साल से ज्यादा रहना पड़ेगा, बट इवन देन दे वॉन्ट बी कंसिडर्ड एज अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री। पीपल वर्किंग इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे WHO है, IMF है, यूनेस्को है, राइट। इनमें काम करने वाले, इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जो लोग हैं, वो किस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे, जिस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं। जैसे WHO है, राइट, इसकी ब्रांच है मान लो इंडिया में, लेकिन उसमें काम करने वाले जो हैं वो मान लो चाइना से हैं, तो ये जो लोग हैं वो चाइना के नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे, इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे। सो दीज वर द एक्सेप्शंस। इसका मतलब क्या है, ये लोग इंडिया में रह रहे हैं, बट स्टिल दे वॉन्ट बी कंसिडर्ड एज द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई कि आपकी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूं और आपकी कंफ्यूजन को दूर करूं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।